अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स का सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स जो है वो कंप्लीट कर लिया था, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफ्रैक्शन इन रिपल टैंक देखी थी। अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रहे हैं। आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का, ठीक है। तो आज हम वो कवर करेंगे इस लेक्चर में कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको क्या कहते हैं। आपके बेसिकली 5 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो बारी बारी हम उन सबको देखते हैं। आपकी बुक में पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल व्हाट विल बी चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर हम अब सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने करवाई थी, एक जो है स्प्रिंग मैथ्स वाला करवाया था और एक सिंपल पेंडुलम वाला करवाया था। वो कहता है अगर सिंपल पेंडुलम में हम जो है वो लेंथ को जो है वो डबल कर देते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे पास टाइम पीरियड का, ठीक है। तो अब हम देखते हैं। आपको पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने आपको सिंपल पेंडुलम के लिए बताया था, t = 2π√L/g। अब आपने क्या करना है, इस लेंथ को कर देना है डबल, ठीक है। इस लेंथ को डबल कर देना है। इस लेंथ को डबल करने के लिए आप क्या करोगे, इसको बिल्कुल डिफरेंट करने के लिए टी डैश बना दोगे, ठीक है। अब आप उस पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड, ये आपने उस पेंडुलम की टाइम पीरियड फाइंड करी जिसकी लेंथ डबल नहीं है, लेकिन जब आप उसकी लेंथ डबल करने लगे हो तो टाइम पीरियड को के थोड़ा सा चेंज शो करवाने के लिए उसको टी डैश कर दोगे। अब आप क्या करोगे, अब आप उस पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड फाइंड कर रहे हो जिसकी लेंथ आपने कर दी है डबल, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब इस √2 को बाहर निकाल के बाकी फॉर्मूला हमारे पास 2π√L/g हो जाएगा। अब आपको पता है 2π√L/g किसके इक्वल है, हमारे पास t के इक्वल है। तो आप इसकी जगह t पुट कर दोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि अगर आप किसी पेंडुलम की जो है सिंपल पेंडुलम की लेंथ को जो है डबल कर देते हो तो आपके पास जो टाइम पीरियड है वो √2 से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। √2 की से रेफरेंस से जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इतना इंक्रीज हो जाएगा हमारे पास टाइम पीरियड, ठीक है। आपको समझ आ गया कि आपने क्या करना है, आपने एक सिंपल पेंडुलम की जो है लेंथ को इंक्रीज किया तो आपके पास टाइम पीरियड √2 से जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके पास है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट ऑन टू द फ्लोर एंड कीप बाउंसिंग, इज द मोशन ऑफ दिस बॉल सिंपल हार्मोनिक एक्सप्लेन। वो क्या कह रहा है, आपने एक बॉल जो है वो फेंकी है एक सर्टेन हाइट से, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बॉल जो है वो ऊपर नीचे मूव कर रही है, तो क्या ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है? नहीं, ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। किस वजह से, देखो आपने बॉल को एक सर्टेन हाइट से, इस हाइट से जो है आपने बॉल को जो है वो थ्रो करवाया, ठीक है। अब क्या है, बॉल क्या कर रही है, ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है। अब क्या है, आपके पास यहाँ पर फोर्स भी कांस्टेंट है और ए जो है इसकी एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल टू ग्रेविटी है, तो क्या है ये भी कांस्टेंट है, ग्रेविटी आपके पास कांस्टेंट होती है। लेकिन आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। अब क्या है, बॉल ने इस हाइट को कवर किया, जब वो गिरी तो इस हाइट से दोबारा उछली, लेकिन अब क्या है, आहिस्ता आहिस्ता बॉल की डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, कम होती जा रही है। आप अगर बॉल को एक दफ़ा नीचे थ्रो करो तो क्या देखते हो कि बॉल डिस्प्लेसमेंट कवर तो करती है लेकिन उतनी नहीं जितनी उसने पहले की होती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट नहीं रहती, डिस्प्लेसमेंट कम होती जाती है। जबकि हमने ये पढ़ा था कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, कि अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगी तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है, ए जो है वो कांस्टेंट है, तो इसलिए हमारे पास डी को भी कांस्टेंट होना चाहिए था सिंपल हार्मोनिक मोशन रहने के लिए। तो लेकिन डिस्प्लेसमेंट कॉन्टिन्यूसली कम होती जा रही है, इसीलिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, ठीक हो गया। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, A student performed 2 experiments with a simple pendulum. She used 2 bobs of different masses by keeping other parameters constant. To her astonishment, the time period of pendulum didn't change. Why? अब वो कह रहा है कि आप एक स्टूडेंट है, ठीक है। एक स्टूडेंट ने 2 पेंडुलम लिए जिसमें बॉब, आपको पता है सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक मैस अटैच होता है एक स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। वो कहता है उसने जो 2 पेंडुलम यूज़ किए उनके मैसेज आपस में मैच नहीं थे, ठीक है, डिफरेंट थे, लेकिन उनकी लेंथ कांस्टेंट थी। उससे बाकी सब पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखा लेकिन मैथ चेंज कर दिया। तो क्या है, उन दोनों पेंडुलम के टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं आया, दोनों का टाइम पीरियड इक्वल है। क्यों है, इसकी वजह क्या, हालांकि उसने डिफरेंट मैसेज यूज़ किए। अब क्या है, उसने क्या किया, मैथ्स डिफरेंट, सपोज कर लो m1 मैथ्स छोटा है m2 से, ठीक है, लेकिन दोनों पेंडुलम की जो लेंथ है वो इक्वल है, ठीक है।
आपको पता है, अब टाइम पीरियड का पूछ रहे तो आपको पता है टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम के लिए इक्वल है 2π√L के। ठीक है, अब क्या है आपके पास जो ये आपका टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम के लिए, ये डिपेंड करता है आपकी लेंथ पे, आपके मैथ पे डिपेंड नहीं करता। अगर ये मैथ पे डिपेंड करता होता तो टाइम पीरियड में चेंज आता, लेकिन यहाँ पर जो है लेंथ में कोई चेंज नहीं ला रहे और टाइम पीरियड लेंथ पर डिपेंडेंट है, तो इसीलिए टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आ रहा। आप देखें ना, ये आपके इस क्वेश्चन में कोई टाइम पीरियड में चेंज नहीं आ रहा, लेकिन जब आपने यहाँ पर लेंथ चेंज की थी तो आपके पास टाइम पीरियड भी चेंज हुआ था। तो यही हिसाब है कि हमारे पास मैथ की चेंजिंग की वजह से सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर ऐसे होता कि स्प्रिंग सिस्टम होता तो वहाँ पर जो हमारे पास टाइम पीरियड है वो मैथ डिपेंडेंट होता है, मैथ पर डिपेंड करता है, तो कुछ चेंजेस आ सकती थी। लेकिन आप सिंपल पेंडुलम में स्टडी कर रहे हो तो क्या है, आपका सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है उसकी लेंथ पर, उसके मैथ पे नहीं करता। इस वजह से यहाँ पर टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आया। फिर क्या है, What type of wave do not require any material medium for propagation? इसका जवाब आपके पास सिंपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपको पता है, मैंने आपको बताया था मैकेनिकल वेव्स को जो है मीडियम रिक्वायर्ड होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन आपका है, plane waves in a ripple tank undergo the refraction when they move from deep to the shallow water. What changes occur in the speed of the waves? अब वो आपने रिफ्रैक्शन वाला पूरा पढ़ा, उसमें आपने क्या देखा था, आपने दो मीडियम बना लिए थे, दो रीजन्स बना लिए थे, एक को डीप रीजन कह दिया था, एक को शैलो रीजन कह दिया था। तो जब वेव्स डीप रीजन में मूव करती जा रही थी तो उनकी स्पीड ज़्यादा थी, ठीक है, लेकिन जब वो जैसे ही वो शैलो मीडियम में एंटर होती थी उनकी स्पीड क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। और इस स्पीड की चेंजिंग की वजह से वेव्स का वेव लेंथ भी चेंज होता था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था कि जब वेव्स डीप रीजन में मूव करती हैं तो उनके स्पीड ज़्यादा होती है और उनकी वेव लेंथ भी ज़्यादा होती है, क्योंकि स्पीड और वेव लेंथ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही वो शैलो मीडियम में एंटर हो जाती हैं उनकी क्या होती है, स्पीड भी कम हो जाती है और उनकी वेव लेंथ भी कम हो जाती है। तो आपका यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।